नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और बाजार पर रणनीति भी आपके सामने रखेंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन एक एक करके आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियन मार्केट से और शुरुआत काफी मिलीजुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त लाल निशान में है, 64 अंक नीचे कर रहा है कारोबार और लगातार हम 2 दिनों की जो तेजी देख रहे थे, अब वहां पर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा थकते हुए नजर आ रहे हैं एशियाई बाजार और लाल लाल निशान में गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजार हालांकि हरे निशान में है, लेकिन सपाट कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। चीन के बाजार में लाल निशान में कारोबार हो रहा है। कोरिया करीब 1% नीचे है और निकाई के बाजारों को देखेंगे तो वहां पर लगातार गिरावट जारी है। येन में कमजोरी के चलते हम देख रहे हैं कि इस वक्त वहां के मार्केट दबाव में है और करीब 34 साल के निचले स्तर पर येन वहां की करेंसी पहुंच चुकी है। वहां मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस भी आने वाले हैं, उस पर भी नजर रहेगी। माफ कीजिएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी कमजोरी के साथ यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है एशियाई बाजारों की। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर, तो यहाँ भी हमने देखा कि काफी सपाट क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स लाल निशान में बंद हुआ, हालांकि S&P 500 और नैस्डैक दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सपाट क्लोजिंग यहाँ पर भी देखने को मिली। तो अमेरिकी बाजार में हमने देखा कि सपाट क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स लाल निशान में बंद हुए, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। ये इस कमजोरी की वजह ये भी थी कि ट्रेजरी यील्ड्स वापस से 4.6% के पास पहुंच चुके हैं। हालांकि दूसरी तरफ नतीजे आ रहे हैं, उस पर भी बाजार रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ब्याज दरों में कटौती की बात को लेकर और जिस तरीके के इकोनॉमिक आंकड़े आने वाले हैं, GDP के आंकड़े आएंगे, महंगाई के आंकड़े आएंगे, अब उस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर टिकी हुई है US में। और उसके पहले हमने देखा कि ट्रेजरी यील्ड्स बढ़े, 4.6% पे पहुंच चुके हैं और उसी से प्रेशर था कल US मार्केट में। हालांकि नतीजों के चलते काफी ज्यादा एक्शन नजर आया। मार्केट बंद होने के बाद जो US में ट्रेडिंग सेशन होता है एक्सटेंडेड, उसमें हमने देखा कि मेटा के शेयर में 15% की गिरावट थी। मेटा ने दूसरी तिमाही के लिए कमजोर आय की गाइडेंस दी, जिसके चलते दबाव था। वो गिरावट आज के सेशन में कंटिन्यू हो सकती है, तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। टेस्ला के स्टॉक में 12% की तेजी थी। अफोर्डेबल EV गाड़ी बनाने की घोषणा की कंपनी ने, हालांकि नतीजे कमजोर थे, लेकिन इस घोषणा के बाद टेस्ला में 12% की तेजी देखने को मिली। नतीजों के बाद बोइंग के नतीजे भी कमजोर थे और हल्की 3% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। अभी तक जो नंबर्स आए हैं S&P 500 में, उसमें हमने देखा कि करीब करीब 79% कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर थे, जो कि अच्छा इंडिकेशन है अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात की जाए तो। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अब आगे GDP के आंकड़े आएंगे, वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे, शुक्रवार को PCE के आंकड़े आएंगे, जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है। तो अगला ये 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा ये देखने के लिए कि नंबर्स कैसे होते हैं। उसके बाद फेड की कॉमेंट्री इन आंकड़ों के बाद क्या नजर आती है, थोड़ी क्लैरिटी मिलते हुए नजर आएगी कि इसके बाद फेड का रुख ब्याज दरों में कटौती को लेकर क्या हो सकता है। तो उसके पहले हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स चढ़े हुए थे। यूरोप के बाजार भी लाल निशान में ही क्लोज हुए हैं। यील्ड्स के बारे में हमने आपको बताया ही, डॉलर इंडेक्स 105 के पास स्टेबल है, में वीकनेस बनी हुई है। थोड़ा जो तेजी हमने देखी थी, एक रन अप देखा था, अब वहां पर थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन काफी हद तक कम हो चुकी है, जिसका कि असर हमने सोने की चाल पर देखा। कच्चे तेल भी अब दायरे में ही कारोबार कर रहा है। कल $87 के आसपास कारोबार कर रहा था और यहाँ पर भी ग्लोबली क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ी है, जिससे कि सप्लाई सुधरी और उससे कच्चे तेल में दबाव था। और एक और चीज हुई इस बीच, मिडिल ईस्ट में टेंशन सुधर रही है। लाल सागर में भी जो दिक्कतें चल रही थी, डिस्ट्रेस का माहौल था, वो भी कम हुआ है, जिससे कि क्रूड के शिपमेंट की सप्लाई अब वापस से शुरू हो चुकी है। तो उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ा दबाव था।
तो फिलहाल अगर कुल मिला के बात करें, संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए ठीक ठाक ही हैं। ज़्यादा कुछ नेगेटिव क्यूज वहां से नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए भी अपने फैक्टर्स हैं। और हम देख रहे हैं कि आज एक्सपायरी भी है, अप्रैल सीरीज की भी एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी आपको बता देते हैं। और कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से लगातार बिकवाली जारी है। कल भी 2512 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। हालांकि उसके सामने घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी करके चल रहे हैं और कल 3810 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशक करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में 2258 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज 28820 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। तो ये हैं कल के आंकड़े। कल हमने देखा कि बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, लेकिन उसमें 218 अंक ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ, 48,000 के ऊपर। निफ्टी 22,400 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। लेकिन आज जिस तरीके के इंडिकेशन मिल रहे हैं एशियाई मार्केट से और एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स पर नजर रखनी है आपको, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कावरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर, पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। कुल मिला के नहीं, कुछ डिस्टरबेंस हो रही है डिम्पी, आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है क्लियर। लेकिन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आज के लिए नज़र आ रहे हैं वो आपको एक एक करके दिखा देते हैं। और डिम्पी से हम संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम मार्केट एक्सपर्ट को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे जिनसे कि समझेंगे कि आज मार्केट पे क्या करना चाहिए। तो निफ्टी के लिए जो अहम रेजिस्टेंस अब निकल कर आ रहे हैं वो है 22,450 से 22,550 का। कल हमने जो क्लोजिंग देखी वो भी 22,400 के ऊपर की ही थी। और नीचे की तरफ जो अहम सपोर्ट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी के लिए वो है 22,200 से 22,000 के। कल भी रेंज इसी के आसपास ही थी और इसी रेंज में मार्केट कारोबार कर सकता है। इन लेवल्स पर नज़र रखिए, ज़्यादा कुछ बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी देखने की उम्मीद नहीं है। ये हम लगातार हाईलाइट करें तो एक्सपायरी में कुछ बहुत बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है और इसी रेंज में यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई देगा निफ्टी के लिए। डिम्पी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। डिम्पी, आपको आवाज़ आ रही है? यस, आपकी आवाज़ आ रही है पूजा। आई थिंक मेरी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो कल जैसे हमने पूजा आपके सामने पॉइंट रखा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी रेंज पे ही रहेंगे। एग्जैक्टली आप देखिए वही रेंज रहे। 48,200 हमने आपको बताया था, डॉट 48,200 पे ही बैंक निफ्टी की सीरीज एक्सपायर हो गई। और एक पॉइंट हमने और भी क्लियर किया था कि हमको नहीं लगता कि सीरीज के अंदर ना केवल 22,000 टूटेगा कल की, बल्कि आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बताया था 22,200 का। ये बात भी आपको नोटिस कराई थी कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट ना करें आप। बैंक निफ्टी थोड़ा पुल बैक अभी और दिखा सकता है। अगर आप देखें भी तो कल एक्सपायरी इम्पैक्ट पे था और बैंक निफ्टी कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। ऑल्दो निफ्टी डेज हाई पे जाके बंद नहीं हुआ, लेकिन आज निफ्टी की एक्सपायरी है। देखिए, डाटा के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं है और जो चेंजेस हुए भी है ना थोड़े बहुत, वो बाजार के फेवरेबल नहीं है, यानी कि बाजार के हक के नहीं है। मैं एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने क्लियर कर, तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फ्लैश लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं जो मई के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि अब तो बैंक निफ्टी का मई कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो गया है और साथ ही आज से निफ्टी का भी मई कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव ही है, एक किस्म से समझ लीजिए। तो आप उन दोनों के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन है, बट ना ही उसके अंदर क्वांटम बहुत ज्यादा है और ना ही अभी इस तरह का कोई एबनॉर्मल डाटा बन रहा है। वो एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज है जो कि निफ्टी रोल ओवर के साथ होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाजार के अंदर टफ रेजिस्टेंसेस अभी भी खड़े हुए हैं। जैसे अगर आप चेक करेंगे तो 48,200 250 के ऊपर बैंक निफ्टी आके आपको खराब लगने लग जाएगी। तो अभी आप 48,200 पे हो, आज निफ्टी आपका साथ नहीं उतना दे रहा, तो हो सकता है थोड़ा सा डिप हो आप। ये डिप कहाँ तक आ सकता है? 48,000 तक आ सकता है, 47,800 तक भी आ सकता है। और हमने कल भी आपको बात कही थी कि नए वालों को आना नहीं है, नए वालों के लिए तो कोई प्रॉप है ही नहीं, जगह ही नहीं है। ऑलरेडी मार्केट गैप के साथ खुल जाके आपको भी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट करके दे देता है। सेम निफ्टी का भी आपको बता देता हूँ, निफ्टी के बाद 450 से 550 का रेजिस्टेंस एरिया है। कल आप आई निफ्टी का चेक करेंगे तो 476 का लगा हुआ है। कहने का मेरे मतलब यह है कि बाजार इस जगह पर रेजिस्टेंस को न केवल देख रहा है बल्कि फील भी कर रहा है, उसको पार ही नहीं कर पा रहा, जबकि इवेंट था सामने, एक्सपायरी है तो हो सकता है उसको पार भी कर देता, लेकिन ऐसी अटेम्प्ट ले ही नहीं पा रहा है वो बिकॉज ऑफ वीक डाटा। तो फिलहाल अभी आपको रेंज में रुकना चाहिए। किसी भी डिप आए मार्केट में, मैं फिर से बोलता हूँ मार्केट में फटीक नहीं आई है,
बट मार्केट में फ्यूल खत्म हो चुका है, तो फ्यूल आपको नहीं देगा, तो थोड़ा नीचे आने दे, बाइंग और डिप करिए। लेवल्स क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 22,200 के आसपास आपको बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ठीक, निफ्टी ज्यादा ठीक लगेगा। अब वहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में 47,800 के आसपास अगर आ जाती है तो फिर वहाँ पे भी सोचिएगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना। फिलहाल इस लेवल्स के आने के भी वेट करो, जल्दबाजी में कोई सौदा ना करो। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा एक्टिव रहे आज, एक्सपायरी का सेशन है तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा मूव के कॉल पुट्स में आपको आता हुआ दिखेगा। आज भी भले ही एक्सपायरी है लेकिन 3 शेयर एफ बैन में है, तो तीनों के तीनों बैन में है, आप नई पोजीशन नहीं ले सकते, तो आपको माई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके पोजीशन लेनी होगी अब, तो क्या प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड ही नहीं हो पाएगा उसके अंदर। और एक और चीज की जो एफ की होल्डिंग है उल्टा 3% से घट गई है। कल इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस भी बेचा, कैश भी बेचा और लॉन्ग होल्डिंग्स भी कम की है और रिटेल की होल्डिंग्स बढ़ गई है। यही मेरी चिंता है कि रिटेल जितना इतना माल खरीदता जाएगा, बाजार उतना उतना बिकता जाएगा। तो ये पॉइंट से पूछा तो आज हम आपको नोटिस करवा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आज के लिए, इस पर नज़र रखिए। मार्केट दायरे में ही रह सकता है लेकिन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अच्छा मौका है, वो ट्रेड करके चले, एक्सपायरी का समय है, वो ट्रेड ले सकते हैं। रेंज हमने आपको बता दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम एक और मार्केट एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं अपने साथ। हमारे साथ तनीषा अकादमी के नितिलेश पावस्कर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और इसी के साथ ही साथ अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए आज के लिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है, और अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी में जो गैप छोड़ा था 22,450, 22,500, उसी गैप के आसपास मार्केट रजिस्ट्रेशन ले रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट आज 22,400 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो एक बार के लिए हम लोग डिप देख सकते हैं 22,200 से लेके 22,150। ये लेवल्स हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, और यहाँ से अगर बाउंस बैक करके फिर से अगर 22,400 के ऊपर सस्टेन होता है तो मोमेंटम फिर से ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 22,450 के आसपास एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो 22,500 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बिकवाली की राय देंगे 22,150 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो 48,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 48,000 से लेके 47,900। ये जब तक सपोर्ट होल्ड ले तब तक यहाँ पे वीकनेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 47,600 से लेके 47,500 ये लेवल्स हमें चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में 48,500 ये लेवल क्रॉस कर देता है तो फिर एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करेंगे तो एक स्टॉक के साथ मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। टाटा स्टील मुझे अच्छा लग रहा है। टाटा स्टील में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट 5 से 6 दिन का जो कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन को कल उसने ब्रेकआउट किया है, और मुझे लग रहा है कि आज अगर ये 167 ये लेवल के ऊपर, मतलब कल का जो हाई है उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो 172 से लेके 175 ये टारगेट दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस हमें स्ट्रिक्टली 165 का ही लगना है। कंडीशनल ट्रेड होगा 167 रुपीज के ऊपर ही हमें बाय करके चलना है। दूसरा जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड होगा वो होगा पॉलीकैप का। पॉलीकैप में अगर हम लोग देखेंगे जहां पे लास्ट टाइम स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया था उसी जोन के आसपास अभी क्या कर रहा है, मोमेंटम दिखा रहा है। मेरे हिसाब से ये रिटेस्ट का कैंडिडेट होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 5,590 से लेके 5,610 एक बेस्ट लेवल होगा इसके लिए सेलिंग करने के लिए। स्टॉप लॉस हम लोग काफी छोटा रखेंगे 5,640 का, और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 5,500 और दूसरा टारगेट होगा 5,450 का। तो पॉलीकैप में थोड़ा सा 1-2 दिन का पोजिशनल व्यू लेके आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीकैप में बिकवाली करने की सलाह है लेकिन पोजिशनल व्यू है ये, इसका ध्यान रखिए। 2-3 दिन में वो लेवल्स आपको दिखेंगे। टाटा स्टील में तेजी करके चलिए। मेटल स्टॉक्स कल तेजी में थे, हमने देखा था, और आज भी फोकस में रखिए, इन्हें अपने रडार पे रखिए। टाटा स्टील में आप तेजी करके चल सकते हैं। इसमें 172 175 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 165 का। थैंक यू नितिलेश जी आपका समय देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं खबरों वाले शेयर्स की तरफ। शरद है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए। बाजार बंद होने के बाद काफी बड़ी कंपनियों के नतीजे आए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स रहेगा? जी बिल्कुल, शुरुआत में हमें 3 निफ्टी कंपनीज के बारे
बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहला कंपनी रहने वाला है HUL। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द नंबर्स जो है इनलाइन आए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 2% आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी की जो कमेंट्री है दो चीज़ पे आई है। सबसे पहला आया है कि जो प्राइस ग्रोथ है आगे जाते हुए एक लो सिंगल डिजिट पे रहने वाला है, तो इतना भी इम्प्रेसिव जो है कमेंट्री नहीं देखने मिली है। हालांकि जो है विवाद चल रहा है आजकल की प्रोडक्ट्स में, शुगर का कंटेंट बढ़ रहा है या हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे, तो उसमें उन्होंने कहा कि हॉर्लिक्स के जो उनकी प्रोडक्ट है, अच्छा मार्केट शेयर भी है उसका न्यूट्रिशनल ड्रिंक में, तो उन्होंने कहा है कि शुगर लेवल्स कम है, बट एक टाइप से अब सफाई कह सकते हैं। बट ओवरऑल कमेंट्री उतना भी स्ट्रांग नहीं आया है। एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो है अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। सीक्वेंशली नंबर्स हमने लिए हैं क्योंकि सिटी का लास्ट जो बेस क्वार्टर था ईयर ऑन ईयर में, वहाँ पे इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट था, इसलिए सीक्वेंशली देखें तो NI लाइन पे आए हैं, पैट अबव एस्टिमेट्स आया है। एडवांस और डिपॉजिट नंबर स्टेबल हैं। और सबसे बड़ा बात, QIP का जो इशू है, कंपनी लगभग 20,000 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं QIP के इशू के जरिए। हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा निफ्टी स्पेस से LTI माइंडट्री, और ये भी जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। सीक्वेंशली जो भी पैरामीटर आप देखें वो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं। और अब हमने जो है लार्ज कैप ITs के जो है लार्जली देखे कि गाइडेंस कट्स हो रहा है। अब मिड कैप ITs में भी जो है थोड़ी सी जो है प्रेशर देखने ज़रूर मिल रही है, तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो है ये हम नोटिस कर रहे हैं। चौथा स्टॉक रहेगा दालमिया भारत। ओवरऑल पूरे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू थोड़ी एस्टिमेट से ज़्यादा आई है, लेकिन जो सीमेंट कंपनी में जो हम देखते हैं, जो ट्रैक करते हैं, वो रहता है आपका ऑपरेशनल नंबर्स, वो वीक आए हैं। मार्जिन जो है 15.2% थी और एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट 19% था। और जो एबिटा पर टर्न है 740 पे था, और जो बाजार का अनुमान था वो 920 के ऊपर था। तो यहाँ पे जो है वीक नंबर्स जो है पूरे देखने मिले। लेकिन आज 10:30 बजे कॉन कॉल होने वाली है और बाजार की जो है नज़र रहेगी स्पेशली उनके कैपिटल एक्सपेंशन गाइडेंस को लेके, तो वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखने मिल सकती है पहले आवर ऑफ ट्रेड में। मैक्रोटेक डेवलपर्स के स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं और हमने ऑपरेशनल अपडेट भी जो है स्ट्रॉन्ग देखने मिले। इंपॉर्टेंट बात है FY25 का गाइडेंस वो दोनों ही बढ़ा दिया गया है। प्री सेल 17,500 करोड़ का है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो 6,500 करोड़ के लिए है। नेट डेट गाइडेंस भी जो है दिया है 0.5 टाइम नीचे, यानी कि तीनों ही गाइडेंस FY24 से ज़्यादा हैं। इंडियन होटल्स लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन याद रखिए ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस बाजार को ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग भी ज़रूर देखने मिल सकती है क्योंकि बड़ी ग्रोथ नहीं आई है, पर लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए एनालिस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से। हालांकि सीक्वेंशियली एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आया है और ओवरऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के जो ऑपरेशनल नंबर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उसमें स्ट्रेंथ ज़रूर देखने मिला है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज बात करें तो स्टॉक में थोड़ी गिरावट हमने पहले ही देखा था और यहाँ पे सीक्वेंशियली नंबर्स जो हैं वीक आए हैं, तो इसके कारण जो है स्टॉक में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। हालांकि कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देती है, तो लगभग 240 रुपये जो है प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया। और आखिर में सिंजीन के बारे में बात करूंगा, जहां पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं अक्रॉस पैरामीटर्स, तो यहाँ पे जो है भी थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज एक्शन अर्निंग्स के दम पे देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये हैं बड़े नतीजे। आज HUL, एक्सिस बैंक, LTI माइंडट्री जैसी कंपनियां फोकस में रहेंगी और इसका असर भी आज हम स्टॉक में देखेंगे नंबर्स का। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स की। शरद, कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बताइए। और बाकी खबरें कौन हैं आज फोकस, कौन सी हैं आज जो फोकस में रहेंगी? जी बिल्कुल पूजा, तो हमने जो है ऑफकोर्स देखा थी RBI जो है अपनी रेगुलेटरी एक्शंस जो है NBFCs में देखने मिली हैं। कहीं कहीं प्री IPO फंडिंग, गोल्ड लोन, अलग अलग कंपनीज में इम्पैक्ट आया है। अब जो है कोटक महिंद्रा बैंक में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। RBI ने बैन कर दिया बैंक को दो चीज़ के लिए। सबसे पहला है जो नए कस्टमर्स वो ऑनबोर्ड ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल्स से नहीं कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा बड़ा ब्लो है, इम्पैक्ट जो है नेगेटिव रहेगा। और फ्रेश क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। अब ये बैनिंग क्यों आया है? क्योंकि उनके जो ओवरऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स देखने मिल रही है यूज़र इंटरफेस में, तो उसके कारण जो है इम्पैक्ट आया है। हालांकि बैंक की क्लैरिफिकेशन आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि वो RBI के साथ काम करेंगे और जो भी बैलेंस इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व जल्द से जल्द करेंगे। ब्रोकरेजेस का दो चीज़ इंपॉर्टेंट मानना है कि जो अनसिक्योर्ड लोन है उसमें स्लो डाउन देखने मिल सकता है और जो निम्स, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स होती है, वहाँ पे भी कंप्रेशन आ सकता है। तो ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा ITC, और बाजार को पता ही है कि ITC के जो होटल डिवीजन है वो डीमर्ज होने वाली है। लेकिन कंपनी ने कहा कि 6 जून को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग होगी जहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स डिस्कस होने वाले हैं।
अरेंजमेंट होगी आईटीसी और आईटीसी होटल्स के बीच, तो ये डेट जो है ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। शुगर स्टॉक्स भी फोकस में रहेगा, जैसे कि श्री रेणुका और बलरामपुर चीनी, यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। और 18 हाउस स्वदेश की खबर पे मुहर भी लगा है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है शुगर मिल्स को जो है लगभग 7 लाख टन की जो बी हैवी मोलासेस है उसको इथेनॉल प्रोडक्शन में। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है शुगर स्टॉक्स के लिए। डिलीवरी कल हमने देखा इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुआ था, यहाँ पे कैनेडियन पेंशन फंड ने जो लगभग 3% स्टेक की बिकवाली की थी और उनका स्टेक जो है 6% से गिर के 4% हो गया था। लेकिन अब्जॉर्प्शन भी जो है अच्छे एफआई से हुई है। कैपिटल ग्रुप, फिडेलिटी, इन्होंने जो एक अच्छी बाइंग देखने मिली है और ट्रेडर्स कह रहे हैं कि अच्छे एचएनआई इंटरेस्ट जो है स्टॉक में बनी हुई है। टाटा केमिकल्स भी फोकस में रहेगा, फंड रेज का जो है प्लान करेंगे अप्रैल 29 के बोर्ड मीटिंग पे, तो उस पर भी जो है बाजार की नज़र रहेगी। और आखिर में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमने देखने मिला है कि एक एवियन फ्लू ब्रेक, माने जो आप कहते हैं कि चिड़िया की जो फ्लू होती है उसको ब्रेक हुई है रांची के एक स्टेट पोल्ट्री फार्म में। अब यहाँ पे जो है लगभग 2200 बर्ड्स की कलिंग की गई है। तो जब भी एक फ्लू आता है तो ओवरऑल जो है प्रेशर जो है आपको देखने मिलता है लिस्टेड कंपनीज को, क्योंकि उनके रॉ मटेरियल रहते हैं आपके पशु पक्षी, और यहाँ पे वेंकीज और एसकेएम एग्स जैसे स्टॉक्स जो है इनमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट होती है उन प्रोडक्ट्स की पोल्ट्री की वो अब महंगी हो जाएगी। तो ये सारे स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, और ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा खबर है आज का कोटक महिंद्रा बैंक का, वो आज फोकस में रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त है, स्वागत है और चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की। ट्रेड बुल सिक्योरिटी से भाविक पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। भाविक जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कहाँ ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग। आई थिंक लास्ट ट्रेंड में हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़े बिकवाली देखने को मिली है, तो आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगी। तो सोने और चांदी दोनों में मेरी शॉर्ट्स कॉल रहेगी, जहाँ पे सोने पे अराउंड 71,250 पे शॉर्ट कर सकते हैं 70,900 के टारगेट के लिए, और चांदी में 81,000 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 80,200 के टारगेट के लिए। कच्चे तेल की बात करें तो आई थिंक कच्चे तेल में भी अभी इजराइल हमास का जो युद्ध है वो कम हो गया है, इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो कच्चे तेल में भी शॉर्ट कर सकते हैं 6930 के करीब 6850 के टारगेट के लिए। और बेस मेटल्स में मुझे लग रहा है जिंक में थोड़ी बहुत हमें वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो वो भी 244 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 248.50 पे। थैंक यू भाविक जी समय देने के लिए। तो सभी स्पेस में बिकवाली करने की सलाह है आज भाविक जी की तरफ से। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव मौजूद हैं अपडेट लेकर। गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो ब्रोकरेजेस में सबसे पहले आज बात करते हैं एक्सिस बैंक की, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम तो कहीं पे इनलाइन था, बट पीपीओपी और पैट में हमने कहीं पे अबाव एस्टिमेट एक ग्रोथ देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो मैक्वेरी ने अभी आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 1300 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे हमें पैट में बीट देखने को मिला था, फी इनकम जो था, ट्रेजरी इनकम था, उसमें कहीं पे हाई इनकम देखने को मिला था। उसी के साथ साथ डिपॉजिट और एडवांसेस का ग्रोथ भी अच्छा था, और आगे जाके एलडीआर पे एक फोकस रहेगा। बट अगर हम निम्स की बात करें तो निम्स जो है वो कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाके ड्राइव करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ की भी बात करें तो उन्होंने भी एक्सिस बैंक पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1290 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उन्होंने कहीं पे FY25 एंड 26 जो एस्टिमेट्स है वो 2% से कम किए हैं, और उनका मानना है कि कहीं पे हमें लोन ग्रोथ जो है वो स्लो देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। जैसे हमने पता है कि आरबीआई ने बैन इम्पोज किया है उनके डिजिटल लेंडिंग के ऊपर और डिजिटल ऑनबोर्डिंग के ऊपर, सॉरी। और इसी के ऊपर अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2300 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे मार्जिनल इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है अर्निंग्स में, और आगे जाके आरओए में भी 2.4 बिप्स का एक कट देखने को मिल सकता है अगर ऐसे ही चलते रहा तो। अगली बात करते हैं जेफरीज की। उन्होंने भी होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 1970 रुपीज़ का किया है। बर्नस्टीन की भी अगर हम देखें तो मार्केट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2100 रुपीज़ का दिया है, और नोमुरा ने भी कहीं पे ये जो टारगेट प्राइस है वो सेम ही रखा है। बट अगर हम पहले की बात करें तो एचडीएफसी में भी हमने ये पहले ऐसे प्रॉब्लम देखा था जहाँ पे 12 to 15 मंथ्स लगे थे, और इसी के चलते हुए कहीं पे एक पेसिमिस्टिक व्यू हमें देखने को मिल रहा है ब्रोकरेजेस की तरफ से। अगली बात करते हैं एलटीआई माइंट्री की, क्योंकि सिटी ने अभी सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 4165 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे हमें जो रिजल्ट्स देखने को मिले थे वो फिर से एक वीक सेट ऑफ नंबर्स थे। प्रीमियम जो अगर वैल्यूएशन की बात करें तो अब
ठीक है, थैंक यू गौरव। आपका समय की थोड़ी कमी है, वापस से हम इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ी खबर भी इम्पोर्टेंट है और उस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी। आगे इस पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए।